गुज़िश्ता 70-76 सालों से यही देखा गया है कि बजट जब पेश किया जाता है या जो उसकी स्पीच होती है वो कहने को तजावीज़ होती हैं, लेकिन वो हुक्मनामे के बराबर होती है। इस साल का जो बजट है 2024 और 25 का, ये बजट जो है ना, ये IMF फ्रेंडली बजट है। तो खुशखबरी सुनी आपने कि जो शख्स 51,000 रुपए माहाना घर लेकर जाएगा 2,500 में देगा। 300 बिलियन टैक्स देता है सिर्फ सैलरीड सर्कल पीपल। यानी जो लेबर का मिनिमम वेज 36,000 रुपए रखा गया है, अब वो उससे वो शख्स सिर्फ 10,000 रुपए ही ऊपर होगा। जो इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स, सब में आता है वो। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो समझ नहीं आता। अब 87 रुपए पे मैंने आपको कॉल मिलाई, 1 कॉल है कोई 1 मिनट 1 रुपए 12 पैसे की, उस पर टैक्स लगा दिया, फिर अब वो पड़ेगी 1 रुपए 87 पैसे की। तो चले कॉल पे टैक्स लगा लें, वो जो पीछे 13 रुपए काटे हैं वो क्या उस कागज के गत्ते के काटे हैं? जितना कागज का गत्ता आता है 100 रुपए का। या गरीब आदमी से 13 रुपए ले लिए जो टैक्स के लिए लायबल ही नहीं है। कभी किसान दोस्त, कभी ये दोस्त, कभी वो दोस्त, कभी मजदूर दोस्त। ये कोई दोस्त नहीं है भाई, ये हुक्मरान दोस्त बजट होता है हमेशा। हमसे डबल रोटी पे लेते हैं, हमसे दूध पे लेते हैं, माचिस की डिबिया पे टैक्स वो लेते हैं। सारी ये बात सेल टैक्स जो है ये किस मद में मैं आएगा? आप यहाँ का भंगी भी टैक्स देता है आपको एक्साइज। सर इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल या मोहम्मद औरंगजेब? सर मिफ्ता इस्माइल इज द ओनली पर्सन। जैसे मिफ्ता इस्माइल का नाम लिया या पलानी साहब ने, मिफ्ता इस्माइल, हफीज शेख या फिर शौकत अजीज? मुफ्ता इस्माइल। मेरा बस चैलेंज में खाली 5,000 लोगों को यहाँ बिठाऊं, बाकी के लोगों को बोलूं घर जाओ तुमको सैलरी मिल जाएगी। ये बाकी आते हैं हराम खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फलानी लाउंज की एक और नशिस्त के साथ हम हाजिर हैं और आज की इस नशिस्त का मौजू ज़रा निस्बतन मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि नॉर्मली हम फलानी लाउंज में बातें करते हैं न सिर्फ हमारे मुल्क की खूबसूरती की, बल्कि मुख्तलिफ ज़बानों की, रंगों की, खुशबुओं की, कल्चर की, हेरिटेज की, मुख्तलिफ जगहों की खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। और बिलखुसूस इस नशिस्त में चूँकि मैं अपने दीगर जो 2 शुरका हैं उनसे उम्र में कम हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे सीख सकूँ। आज का जो प्रोग्राम का मौजू रखा गया है वो निस्बतन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि माली साल 2024-25 का बजट जिसका अब बाकायदा तौर पर जो है फाइनेंशियल स्पीच में कल गुज़िश्ता रोज़ यानी जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तब इसको तकरीबन 1 से 2 दिन हो चुके होंगे, तो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कौमी असम्बली में खिताब किया और उसमें जो तजावीज़ थी वो पेश की। अब कहने को तो वो तजावीज़ होती हैं, लेकिन गुज़िश्ता 70-76 सालों से यही देखा गया है कि बजट जब पेश किया जाता है या जो उसकी स्पीच होती है वो कहने को तजावीज़ होती हैं, लेकिन वो हुक्मनामे के बराबर होती हैं। और कुछ लोगों के लिए, बल्कि कुछ नहीं, ज़्यादातर मेजॉरिटी के लिए, अवाम के लिए, जनता के लिए वो किसी हथौड़े या पत्थर से कम नहीं होती जो उनके सर पर आकर करते हैं। तो अब मैं, चूँकि मेरे सामने माहिरीन बैठे हुए हैं, मैं एक सहाफ़ी हैं, एक बहुत नामी गिरामी कारोबारी शख्सियत हैं और बेहतर तरीके से तज्ज़िया और तबसरा कर सकते हैं कि आया ये बजट अवाम दोस्त है या होगा साबित या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो वो किन मुहर्रिकात की बिना पर ऐसा होगा। ये बात करते हैं। रफ़ीक बशीर साहब और याया पलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। रफ़ीक बशीर साहब, एज़ यूजुअल मैं आपकी तरफ फ्लोट करूँगा और सबसे पहले तो आपसे वो जो सहाफ़ियाना तज्ज़िया है मैं वो चाहूँगा, फिर ताकि आप फिर आगे पिच करें पलानी साहब की तरफ कि आया ये जो बजट स्पीच थी या जो तजावीज़ थी ये अवाम दोस्त तजावीज़ थी, हैं या नहीं? देखिए, मैं तकरीबन अब 30 साल हो गए होंगे कि बजट कवर कर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट का। तो हर बजट आता है तो इसकी एक थीम बन जाती है जो हमारे अखबार में जंग में जो है वो उससे लगती भी है। कभी बजट को जो है किसान दोस्त कहा गया, कभी बजट को अवाम दोस्त कहा गया, कभी बजट को बिजनेसमैन फ्रेंडली बजट कहा गया, कभी बजट को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कहा गया, और कभी बजट को कहा गया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इससे होगी। यानी कोई एक ऐसी थीम आती है जो बजट का एक स्लोगन बन जाता है। लेकिन ये इस साल का जो बजट है 2024 और 25 का, ये बजट जो है ना, ये IMF फ्रेंडली बजट है।
अच्छा। अच्छा, IMF फ्रेंडली बजट से मुराद मेरा ये है कि जो बजट पेश करने वाले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है औरंगज़ेब साहब, उनको पाकिस्तान के शहरों का इल्म नहीं है, नामों का इल्म नहीं है, इलाकों का इल्म नहीं है, पाकिस्तान की देहात का, शहरों का, इलाकों का, बलूचिस्तान के माहौल का, आबादियों का, उनके कारोबार का, रोज़गार का, सिंध के ले लें, पंजाब के ले लें, KPK के ले लें, गिलगित बल्तिस्तान के ले लें, क्योंकि उन्होंने इतना पाकिस्तान को देखा ही नहीं करीब से। वो सारी ज़िंदगी अमेरिका में रहे और वहाँ से आके वज़ीर ख़ज़ाना बने और उन्होंने आज बजट पेश कर दिया। और मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी बैंकर जो है वो आज तक अच्छा वज़ीर ख़ज़ाना साबित नहीं हुआ, और ये बैंकर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। अच्छा वज़ीर ख़ज़ाना जो होता है वो सोशल इकनॉमिक्स में जो डिग्रियां ली होती हैं या मास्टर किया होता है, PhD किया होता है, वो एक आवाम की नफ्स को जानता है और वो आवाम दोस्त बजट बनाता है। लेकिन चूंकि ये बैंकर हैं, इन्होंने जो है अपने पैसों को जमा करना है कि वो पैसे कितने हैं, कितने जमा करने हैं, बजट क्या है, कैसे लाना है। तो असल में इन्होंने अपनी फिगर जो IMF की जो थीम है या उनका जो पूरा एक शेड्यूल है या उनकी शराइत है, उसको सामने रख के उस फ्रेम के अंदर उन्होंने बजट अपना बनाया है। अब 3,450 अरब रुपए के इजाफी वो लगा दिए टैक्स। अच्छा, हर गवर्नमेंट का यही कहना होता है, इन टैक्सों से, इजाफी टैक्सों से अवाम पे नहीं पड़ेगा असर। लेकिन आप कल परसों या एक महीने के बाद देख लीजिएगा कि हर चीज़ महंगी होगी, और हर चीज़ महंगी होने से मतलब ये है कि मैं अभी पलानी साहब के पास भी जाऊंगा, मेरे दिमाग में बहुत सवाल हैं। तो हर चीज़ महंगी होने से आम आदमी पे असर होगा। गवर्नमेंट यही कहती है इस बजट से आम आदमी पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यकीन जाने कि इस बजट से आम आदमी में इतना असर पड़ेगा। और सबसे बुनियादी चीज़, जो बुनियादी इन्होंने पेट्रोलियम लेवीज़ पे जो मज़ीद लेवीज़ बढ़ाई हैं, उसका फ़र्क तो, असर तो पड़ता ही आम आदमी पे। पेट्रोल से चलेगी मुसाफिर गाड़ियाँ, रेलवे, जहाज़, फिर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ, या फिर आपकी लोडिंग खाने पीने की यानी अशिया, पूरी सब्जियां, मूवमेंट जो है ना फ्रूट, वो फल एक, वगैरह, हाँ, इनकी वो ट्रांसपोर्टेशन खुद जो है वो सेल्फ पे इन्फेक्शन हो जी। जाता है और वो महंगाई में इजाफा होता है। क्यों पौरानी साहब, मैं इस बात में सही कह रहा हूँ कि ये बजट जो है ये किसान दोस्त नहीं है, अवाम दोस्त नहीं है, मजदूर दोस्त नहीं है, और अवाम पाकिस्तान दोस्त नहीं है, ये IMF दोस्त बजट है ना। 100%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी बजट आता है, जितने आपने अलकाब देने तो दे दिए और 100% सही दिया। हमेशा बजट IMF के ऊपर ही आता है। IMF हमारे पास आता नहीं है, हम IMF के पास जाते हैं। और ये 24वां प्रोग्राम है, अभी हम जा रहे हैं। तो 23 प्रोग्राम में वो पैसे गए कहाँ लगाए इन्होंने, कहाँ नहीं लगाए, किसी को नहीं मालूम। ये सिर्फ अशराफिया पे खर्च होते हैं पैसे, सारे पैसे। गरीब को तो खाली नाम होता है, क्योंकि बेचारा मासूम आदमी है। फिर जो आपका सबसे बड़ा इजी टू अर्न है पैसा जमा करने का, आप नेटवर्क बढ़ा दें इसका पब्लिक में। इस मतलब ये काम अच्छा किया है उन्होंने कि जो इसमें शामिल नहीं है टैक्स नेट में, उनको 45% टैक्स लगाया हुआ है। अगर वो 45% टैक्स देखेंगे तो खुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। पिछली मरतबा भी बड़ी कोशिश की गई कि 33 लाख लोग नॉन टैक्स पेयर हैं, सिर्फ 50 लोग पंजाब से नेट में शामिल हुए, आउट ऑफ 33 मिलियन। 3.3 मिलियन। यानी आप सोचिए खाली कि कराची में, समझता हूँ पूरे सिंध का 90% शेयर कराची अफोर्ड करता है। यहाँ पे सिंध में कोई बजट देने, पैसे देने वाला है? उतना बड़ा सूबा है जो आधे पाकिस्तान से बड़ा है, पंजाब। उसमें सिर्फ 50 लोगों ने अपने आप को शामिल किया। अब इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि कराची वाले तकरीबन मोर देन 60% गवर्नमेंट का शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं। 95% सिंध का शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, इंटीरियर का। और ये जब गवर्नमेंट दोनों आती हैं, या 3 आए, 4 आए, 5 आए, मगर किसी को
ये पता नहीं है कि टैक्स कलेक्ट कैसे किया जाता है। एक चीज मुझे पसंद आई 45% वाली, कि उस पर लोग नेट में शामिल जरूर होंगे। देखो टैक्स आप पैसे कमाओगे तो टैक्स दोगे, नहीं कमाओगे तो कहाँ से दोगे? ये जो आप बात कर रहे हैं कि नॉन फाइलर पे जो उन्होंने 45% टैक्स लगाया है, जी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो टैक्स नेट में शामिल हो गए, तो कभी रिसर्च की है हुकूमत ने या हुकूमत के वो इदारे जो टैक्स कलेक्टर हैं कि हमारी टूथब्रश पे हमसे टैक्स लेते हैं, हमसे बच्चों के बिस्कुट पे टैक्स लेते हैं, हमसे बच्चों की टॉफ़ियों पे टैक्स लेते हैं, हमसे डबल रोटी पे लेते हैं, हमसे दूध पे लेते हैं, माचिस की डिबिया पे टैक्स वो लेते हैं, यानी वॉशिंग पाउडर पे लेते हैं, सूप पे लेते हैं। ये जो आइटम आप यूज़ करते हो जिसम में खाने में ये सबसे टैक्स लेते हैं। ये तो मैं फिर ये आप- सेल मैं टैक्स जो है, आपकी सारी ये बात सेल मान टैक्स जो है ये किस मद में मैं आएगा? आपकी सारी बातें मानता हूँ, हम्म। मगर कई ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी टेक्सटाइल मिलें चला रहे हैं, वो नेट में ही शामिल नहीं है। आप साइट में चले जाओ, आप फैसलाबाद चले जाओ, आप मुल्तान चले जाओ, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियाँ लगी हुई है वहाँ चले जाओ। गैस चोरी, इलेक्ट्रिक चोरी, आपके सारे पैसे तो फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन जो बोल रहे हैं उसका नाम मैंने रखा है एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। रेलवे, पीआईए, वापडा, स्टील मिल और जितने भी इंस्टीट्यूशन जिसको ये लोग बोलते हैं, इनको मैं एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बोलता हूँ। देखो ये सब चीज़ें आपने जो बोला है, यहाँ का भंगी भी टैक्स देता है आपको, एक्साइज। जो स्वीपर है वो भी बेचारा टैक्स देता है ना, माचिस की डब्बी लेता है, सिगरेट लेता है, छोटी घर के लिए चीज़ देता है, उसमें वो भी टैक्स देता है। मगर बड़े बड़े लोग बहुत हैं। एक चीज़ मुझे सबर जैदी की बड़ी पसंद आई, बोला 22,000 लोग एफबीआर में हैं, मेरा बस चले में खाली 5,000 लोगों को यहाँ बिठाऊं, बाकी के लोगों को बोलूँ घर जाओ तुमको सैलरी मिल जाएगी, ये बाकी आते हैं हराम खाने के लिए। ये टीवी में लाइव बोल रहा है एक बंदा, यार इतना बड़ा सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट और फर्गूसन कंपनी का डायरेक्टर। यार असल ये अब नहीं है, हमारे बड़े लोग भी है ना, वो भी चोरियाँ करते हैं। देखो चोरी बिजनेस में अगर नेट में शामिल भी हो जाएगा ना, तो टैक्स चोरी तो मुश्किल काम नहीं है। आप अपने खर्चे बढ़ा के दिखा दोगे तो माइनर चोरी हो जाएगी। अब आप नेट में शामिल ही नहीं होगे, फिर गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी गलती एक और है। मैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के वास्ते जब आदमी आप टैक्स का टाइम पूरा हो जाता है ले लेते हो, उसके बाद आप लोगों को ऑडिट में मत डालो। ऑडिट में डालते हो गवर्नमेंट को 10% मिलते हैं, 90% ये एफबीआई वाले खा जाते हैं। बिल्कुल ऐसी होता है। ये इस मुल्क के लोगों को पर जुल्म है। ये लोग डरते हैं इसलिए हैं छोटे लोग कि ये टैक्स वाले ये आएंगे, भत्ता मांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक इजी सिस्टम कर दो सर। जब तक सिस्टम को ईज नहीं करेंगे, एक पेज का खाली एक पेज बनाओ, सिर्फ वो भर के दे दे और उसको एक्सेप्ट करो। नहीं, वो एक पेज तो क्या, इस पे भी आते हैं कि उनका जो सॉफ्टवेयर है आयरस, मेरा ख्याल है दुनिया का कोई मुश्किल तरीन सॉफ्टवेयर होगा, जैसे यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए कि हर कोई घर बैठे उसमें लॉग इन करे और अपने तमाम जो मंदरजात है वो दर्ज करा सके। वरना क्या ज़रूरत पड़ी है कि यहाँ पे टैक्स लॉयर्स जो हैं वो ऐड देते हैं बाकायदा कि जी आप अपना टैक्स रिटर्न हमसे फाइल करवाएं। अगर वो इतने आसान हो कि आप 1 घंटे में, या मैं चाहूँ तो मैं आधे घंटे में कर लूँ, नहीं है मुश्किल। आप 15-15 दिन लगा के भी नहीं कर सकते। लेकिन गुजारिश पुलानी साहब, इसी से मुताल्लिका एक और पहलू है, और जो ये प्रोग्राम लोग देख रहे होंगे वो ये कह रहे होंगे कि भाई ये जितनी भी आप अच्छी बातें कर रहे हैं, हम टैक्स नेट में शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन जहां पर रियासत की जिम्मेदारी बनती है, जो बुनियादी 2-3 जिम्मेदारियां ही ले लें कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज और उसके अलावा पीने का साफ पानी, बल्दियात वगैरह, एवरी बेसिक अगर रियासत को हर वो बेसिक तमाम नीड बेसिक को पूरी नीड्स फराहम ही नहीं करनी, तो फिर हम टैक्स क्यों दें? और ये एक तबका पाया जाता है हमारे मुल्क में जो ये सोच रखता है कि जी जब हमें कुछ मिल नहीं रहा है तो फिर हम टैक्स क्यों दें? अच्छा, इसमें मैं इजाफा कर दूं जी, please. सेठ साहब, इसमें इजाफा कर दूं। जैसे इन्होंने कहा है कि टैक्स पेयर ये कहता है मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा कुछ, तो मैं टैक्स क्यों दूं। अब आपको ये बता दूं कि मोटरवे का टैक्स फी व्हीकल जो है 800,000 रुपए तक का कर दिया है। कर दिया। अच्छा, वो इसका टैक्स लेने का मतलब ये कि हम बड़ी स्मूथली गाड़ी भागते हुए जाएगी और चले जाएंगे कहीं भी, सक्खर मोटरवे ले लें या लाहौर ले लें, 120 की लिमिट है। लेकिन उसके बावजूद वो मोटरवे ऐसा लगता है कि हम ये कोई औरंगी टाउन, सुरजानी की या लांडी की कोई सड़क से गुजर रहे हैं। तुम 800 रुपए फी व्हीकल किस चीज के ले रहे हो हमसे कि हमें सड़क फराहम नहीं कर रहे? सर मेंटेनेंस के लिए लेते हैं, मगर वो खा जाते हैं। ये है ना उसी बात। देखो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की
मसला ये नहीं है कि हम क्यों टैक्स दें। टैक्स नेट में जब तक आप जाओगे नहीं, और ये जितनी लेथार्जिक किस्म की जो पॉलिसियां हैं, एफबीआई का बंदा, छोटे से छोटा बंदा आके एक बड़े ओनर को पास जाके और दे देता है, ये भाई आपका ऑडिट आया 4 साल पुराना, अभी 4 साल तक क्या तुम सो रहे थे क्या भाई? आप क्यों लाया हो? करते क्या हो तुम सारा साल? इसलिए अभी मैं पिछले दिनों मुशाहिद हुसैन साहब के साथ बैठा हुआ था डिनर पे, हमारे ऑनररी कौंसल जो खालिद तवाब और इब्राहिम तवाब के घर पे। उन्होंने बोला मैं चाइना गया, मैंने पूछा कि मुझे इंडस्ट्री लगानी है, बोला ओनली 48 hours you will go under one umbrella, you will get everything. बोला what about my bank account? बोला you don't go to bank, आप you just call from your home a hotel, मतलब मुझे अकाउंट खोलना है, खुल जाएगा अकाउंट। देखो आप सिस्टम को ईज नहीं करोगे तो करप्शन तो बढ़ेगी। आप जो अभी बड़ी अच्छी बात है, हाईवे के ऊपर यहाँ 800 रुपए, इसे वेरी हेवी अमाउंट है, कोई छोटी अमाउंट नहीं है, और इस पे आप मेंटेन ना करो, करप्शन इतना हावी हो गया है कि लोग उसको अपना हक समझते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि उनको मरना भी है, क्योंकि अल्लाह के पास जाओगे ना सारा हिसाब देना पड़ेगा। बेशक बेशक। आप हिसाब को कितना भी छुपा लो, अच्छा आपके हिसाब के लिए 2 अल्लाह ताला ने अकाउंटेंट रखे हुए आपके पास। ठीक है पोलानी साहब, रफीक साहब, एक मैं आपको इसको अलमिया कहें, लतीफ़ा कहें, क्या कहें, कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे अथॉरिटीज़ का जो कानून है वो पेशावर से लेकर सक्खर तक तो लागू होता है, जो अब्दुल हकीम है। सक्खर हैदराबाद, अच्छा, सक्खर से हैदराबाद नहीं होता, बना हुआ नहीं है। ठीक है। अब मजे की बात यह है कि वो हैदराबाद से कराची पर लागू नहीं होता। उसकी वजह क्या है? नेशनल हाईवे एंड मोटरवे अथॉरिटी, यानी जो मोटरवे है, मोटरवे के दोनों जानिब, सड़क से बाहर की बात कर रहा हूं मैं, कि जो लैंड है वहां पे फेंसेस होते हैं, और मेरा ख्याल है शायद 500 मीटर है या उससे कम है, कि उसके करीब में ना कोई जानवर आ सकता है ना, और वो लैंड भी मोटरवे की ही लैंड होती है, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे अथॉरिटी की लैंड होती है। कभी आपने देखा है कि आप सक्खर से जा रहे हो, मुल्तान या लाहौर जा रहे हो, बीच में कोई चिंची आ जाए, बीच में कोई बस आ जाए, वो कहीं ना कहीं पर टोल प्लाजा से ही या जहां पर उनका इंटरचेंज है, उस इंटरचेंज से अपना टोल जमा कराएंगे, टैक्स देंगे और फिर चढ़ेंगे। इतना कोई भोंडा किस्म का मजाक है जामशोरों से लेकर हैदराबाद से लेकर कराची तक, कि हर गांव देहात, नूरियाबाद क्या है यार, मैंने तो मोटरवे पे आपने नोट किया ये बात? M9 जिसको कहते हैं, कराची से हैदराबाद, उसमें मोटरवे पे मैंने रिवर्स गाड़ियां आती हुई देखी हैं। नहीं आप, अच्छा आप इसको मोटरवे कहते हैं। फिर दूसरी बात, ये जो जीटी रोड था, अगेन वही पेशावर से लेकर सक्खर तक जीटी रोड के पैरेलल मोटरवे बनाया गया। इन्होंने, अब वो अल्फाज नहीं है क्या कहूं मैं, कि चूना लगाया या क्या लगाया, कि इन्होंने उसी जीटी रोड को 6 लेन बना के आपको एक लॉलीपॉप दे दिया है कि जी यही आपका जीटी रोड है, यही आपका मोटरवे है, देयर इज नो पैरेलल लेन, देयर इज नो पैरेलल रोड। मजे की बात यह है कि वहीं पर ही बस के सामने गधे गाड़ी वाला आएगा, ये मोटरवे पे कभी होता है, वहीं पे मोटरसाइकिल वाला आएगा, वहीं पे चिंची वाला आएगा, वहीं पे 18 गांव आते हैं, वहीं गांव से पैदल भी लोग चढ़ रहे हैं। तो ये मजाक किया गया है कराची वालों के साथ, हैदराबाद वालों के साथ, जामशोरों वालों के साथ, इवन ठट्टा और कोटड़ी वालों के साथ भी। अच्छा सेठ, मैं आपने सारी जिंदगी ये टैक्स के इदारों से राब्ते में रहे हैं, काम कारोबार है इतना बड़ा माशाल्लाह आपका, वो आते भी हैं, इंक्वायरी भी करते हैं, सब कुछ है। ज़रा मुझे आप ये सादा से अल्फाजों में समझाएंगे कि टैक्स किस चीज़ पे लगना चाहिए और कैसा होना चाहिए? क्योंकि हमारे मुल्क का जो टैक्स है ये हमें समझ में नहीं आता। उसकी वजह ये, जैसे मेरी तनख्वाह आती है, मैं एक मुलाजिम हूँ गवर्नमेंट का, वो एक अखबार का मुलाजिम हूँ, तो मेरी सैलरी से पहले डिटेक्ट हो जाता है इनकम टैक्स। लेकिन जब मैं दुकान पे जाता हूँ तो वहाँ भी टैक्स दे रहा हूँ, हर चीज़ पे। जब बिजली का बिल दे रहा हूँ उस पर भी टैक्स दे रहा हूँ, जब स्विगी गैस का बिल दे रहा हूँ तो उस पर भी टैक्स दे रहा हूँ, पेट्रोल भरवा रहा हूँ उस पर भी टैक्स दे रहा हूँ। मैं इस तरह से जब मैंने एक दिन बैठ के कैलकुलेट किया तो मुझ जैसा एक आम आदमी वो 60% गवर्नमेंट को टैक्स देता है अपनी आमदनी में से, अगर तनख्वाह का और जो रोज़ाना खर्च करते हैं वो। बल्कि इस पर बहुत सारे लड़कों ने क्लिप भी बनाए कि आज मैं 1000 रुपये निकल के देखता हूँ तो मैंने गवर्नमेंट को क्या कहता हूँ। तो उस लड़के ने पूरा 1000 रुपये खर्च किया अपने ऊपर, और उसने बताया कि 1000 में 700 रुपये मैंने अपने ऊपर खर्च किए और 300 रुपये गवर्नमेंट को टैक्सों में दिए।
मसला ये है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हर आदमी देता है। डायरेक्ट टैक्स अगर आप प्रॉफिट नहीं भी करेंगे ना, आप इसमें रजिस्टर्ड है ना, आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। ये दुनिया में वो ओनली एंड लोनली कंट्री है जहाँ ये सिस्टम चल रहा है। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। आप इंग्लैंड आना के जिसके सिस्टम को हम चला रहे हैं, 2-2 साल, 300 साल, 400 साल चल रहा है सिस्टम, हमने अपने सिस्टम को कभी इम्प्रूव नहीं किया। मसला ये है कि इम्प्रूव करेंगे तो चोरियां खत्म होंगी, बेईमानियां खत्म होंगी, करप्शन खत्म होगी, जन्नम जल्दी मिलेगी। नहीं तो क्या हम चोरियां करना चाह रहे हैं? सर, हम चोरियां करवाते हैं लोगों से। ये टैक्स चोरी पूरी दुनिया में बिजनेस कम्युनिटी होती है ना, वो अपने खर्चे डेफिनेट जो होते हैं ना, वो बढ़ा के ही बताती है गवर्नमेंट को जो खर्चे होते हैं। अभी मैं अगर अपने घर का इलेक्ट्रिकल लाइन दूं, बिजली का बिल जमा कराऊंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इनको एक्सेप्ट करनी चाहिए, और जो ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना वो खत्म करने चाहिए। अच्छा सर, डायरेक्ट और वो इनडायरेक्ट तो जैसे मुझे इन्होंने समझ कहा नहीं कि आया। रफीक बशीर साहब ने कहा सैलरी सर्कल इस मुल्क को 300 बिलियन टैक्स देता है, सिर्फ सैलरीड सर्कल पीपल। अच्छा, खुशखबरी सुनी आपने कि वो अब उसका भी जो स्लैब है वो 51,000 रुपए कर दिया, यानी जो शख्स 51,000 रुपए माहाना घर लेकर जाएगा 2,500 रुपए देगा। 51,000 पे एकदम टैक्स आ जाए, लग गया उस पे। कितना है? और ठीक है ना, अब उन्होंने जो कम से कम शरह है 17% वो लगाया होगा। अच्छा, उसके बाद जब वो 1 लाख वाले की नहीं, तनख्वाह सर्विसेज पे होगा ना, 17% नहीं होगा। सर्विसेज तो मेरा ख्याल है नहीं, 11,000 ये है। इनकम 10,000 टैक्स, रुपया ये मैं हाँ। इनकम टैक्स की बात बता रहा हूँ आपको, सर्विसेज टैक्स की बात नहीं बता रहा। ये इनकम टैक्स, तनख्वाह जो आदमी लेता है जी। वो तनख्वाह सर्विसेज कुछ भी दे, ठीक है। लेकिन वो सैलरी परसेंट कहलाता है, वो टैक्स ठीक सैलरी है। भी टैक्स कहलाता है। जो इस दफा इन्होंने 324 अरब रुपए का उनके ऊपर इजाफा किया है और लगाया है उनके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि अपना 3,445 अरब रुपए का जो टारगेट है उसको अचीव करना है इन्होंने। यानी जो लेबर का मिनिमम वेज 36,000 रुपए रखा गया है, वो उससे नेट में वो नहीं आता। शख्स सिर्फ 10,000 रुपए ही ऊपर होगा। हाँ, वो नहीं आता नेट में। उसके बाद जो 50,000 रुपए जो इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स, सब में आता है वो। अच्छा फलाना साहब, मुझे एक चीज तो समझाए ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो समझ नहीं आता मुझे। इतना जानना है, मिसाल के तौर पे जैसे हम तो खैर पोस्ट पेड वाले हैं, लेकिन प्रीपेड वालों के जो हालात हैं कि 1,000 रुपए का कार्ड लोड करें, 100 रुपए का कार्ड लोड करें, चलो 100 रुपए का कार्ड लोड करें तो उसमें मेरा ख्याल है 87 रुपए या 83 रुपए आते हैं, ऐसा ही कुछ है। पहले 35 रुपए कटते थे, 65 पैसे बचते थे उसमें। ठीक है। अब फिर उन्होंने कम करके 13% पे लेके आए। अच्छा चले 87 रुपए आते हैं। हम्म। जब मैं कॉल अच्छा, मिला रहा हूँ, मेरे मोबाइल पे 87 रुपए हैं सर। अली गुजारिश साहब, सुनिए। ये मोबाइल और आजकल हर मजदूर, हर छोटे छोटे आदमी के पास है, तो इससे अंदाजा लगा, कारपेंटर भी, प्लम्बर भी, वेल्डर भी, नहीं, हार्डवेयर जरूरत भी, है, अब ये वो दे लग्जरी रहा है। आइटम नहीं है अब ये बेसिक नीड हो गई सर, है। ये बेसिक नीड है, ये लग्जरी आइटम नहीं है। इस पर खत्म कर ठीक देना है। चाहिए ना। भाई देखो, पहले एसी को भी लोग लग्जरी बोलते थे, अब एसी भी लग्जरी नहीं है। तो मोबाइल मुझे- कार्ड पे से तो टैक्स खत्म कर देना चाहिए ना। और भाई मेरे अगर टैक्स खत्म कर देंगे तो मेरे भाई गवर्नमेंट तो वैसे भी भिखारी है, IMF फ्रेंडली आपको बजट देती है, क्योंकि जब आप अपने खुद हुक्मरान अपने खर्चे कम नहीं करते। मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, अरे भाई तू तनख्वाह नहीं लेगा, इसके अलावा मराद कितनी % लेता है तू? 5,000% मराद लेता है तू भाई। तो ये तनख्वाह नहीं, सब चीजें छोड़ो, ऐसे लोगों को लाओ जो ऑनररी काम करे इस कंट्री के हाँ, लिए। जो फिर अपना उस फ्यूल लोगों भी की छोड़े, जरूरत है इस कंट्री को। अपने बिजली के यूनिट भी छोड़ें, अपना फ्यूल भी छोड़ें, अपने सब नौकरों की छोड़ें। तनख्वाहें भी अपनी जेब से दें। सब छोड़ना पड़ेगा जब आपको कौम की खिदमत करनी है। जब कौम ने आपको इतना बड़ा मर्तबा दिया है, आपको कस्टोडियन बनाया है इस मुल्क का, और आप इस मुल्क के साथ जना कर रहे हो, विच इज नॉट बेरेबल। सर मुझे लग्जरी आइटम की तो डेफिनेशन बताया ना, बहुत काबिल। आपने कहा अमेरिका से पढ़कर आए हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर वो ये कह रहे हैं कि मोबाइल फोन लग्जरी आइटम है, जो कि नेसेसिटी है। अब द पॉइंट है, देखें, आप ये कह रहे हैं कि जी हमने डिजिटल पाकिस्तान बनाना है। डिजिटल पाकिस्तान कैसे बनाएंगे जब इसी मोबाइल से हमारी डिजिटल की पीक क्या है कि बेचारा बाइक पे या तो बाइकें चला रहा है, या वो फूड पांडा के जरिए से जो है वो खाने पहुंचा रहा है। अगर किसी ने कोई ग्राफिक्स का काम करना है, कोई एनिमेशन का काम करना है, कोई डिजिटली कोई सेल्स का काम कर रहा है, तो भी ये मोबाइल होगा तो वो काम करेगा। उसको आप डिजिटल लग्जरी आइटम कह रहे हैं। और
आपके दरमियान एक्सेस बड़ा इजी होता है मोबाइल के जरिए, ऐसा ही है सर। और ये तो बेसिक नीड है। सर हालत, मुझे उसका तो जवाब दे देना। 87 रुपए आ गए। हाँ। अब 87 रुपए पे मैंने आपको कॉल मिलाई। हम्म। कॉल है कोई 1 मिनट 1 रुपए 12 पैसे की, उस पर टैक्स लगा दिया, फिर अब वो पड़ेगी 1 रुपए 87 पैसे की। तो चले कॉल पे टैक्स लगा लें, वो जो पीछे 13 रुपए काटे हैं वो क्या उस कागज के गत्ते के काटे जो इतना कागज का गत्ता आता है 100 रुपए का? या कॉल पे टैक्स लगाओ, या फिर आप उस पे गत्ते पे लगाओ। कार्ड वो इतना सा गत्ता भी नहीं है, वो इतनी सी 13% पर्ची अब बना दी है उन्होंने। एक गरीब आदमी से 13 रुपए ले लिए जो टैक्स के लिए लायबल ही नहीं है। ये तो जो हमारे रफीक बशीर साहब ने कहा ना, कभी किसान दोस्त, कभी ये दोस्त, कभी वो दोस्त, कभी मजदूर दोस्त, ये कोई दोस्त नहीं है भाई। ये हुक्मरान दोस्त बजट होता है हमेशा इस मुल्क के अंदर, या IMF का दोस्त बजट होता है। अच्छा, एक जरा टिपिकल सवाल मैं आपसे पूछूं, आपका भी माशाल्लाह जितना अरसा बिजनेस में गुजरा, आपसे माजी में मुशावरत होती होगी बजट बनाने से पहले, नहीं, कभी इस मर्तबा बिजनेस कम्युनिटी से कोई मुशावरत हुई है? नहीं, बिजनेस कम्युनिटी को बाकायदा चैम्बर को, फेडरेशन को ये ऑन बोर्ड लेते हैं कि आप नहीं, वो तो कह रहे हैं हमसे पूछा ही नहीं गया इस दफा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता कभी भी। हमारे एसोसिएशन से भी, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन से भी बाकायदा लेटर आया था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से कि आपके कोई तजावीज़ हैं बजट के ऊपर, प्रपोजल आप भेजें। मगर हम भेज भी देंगे मगर इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो शामिल ही नहीं होती बजट में। देखो, जब आपको किसी के ऊपर बर्डन डालना है तो उसका साथ बिठाओ, उससे समझो क्या है क्या नहीं है। क्या यहाँ कराची की लालू खेत मार्केट है ना, वो पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स देती है। आप क्या करोगे? लालू खेत मार्केट जहाँ लोग जाते ही नहीं है, लोग ज्यादातर डरते हैं। सर इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल या मोहम्मद औरंगजेब? सर मिफ्ता इस्माइल इज द ओनली पर्सन जो इन्होंने कहा he is a PhD in finance as well as economics, is a doctor of PhD। इससे ज्यादा टैलेंटेड आदमी कोई नहीं है पाकिस्तान में अभी इस सब्जेक्ट के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर के इसके लिए, बजट के लिए। उससे अच्छा बजट कोई नहीं बना सकता। ठीक है, आपको 1-2 मरतबा तकलीफ होगी उसका बजट बनाने पे, बाद में आप ही उसको सलाम करोगे कि यार इसने इस मुल्क को सही राह पे लेके आया है। ठीक है, ये मैंने मुस्लिम लीग नून को मद्देनजर रखते हुए पूछा। अगला सवाल मेरा ये है आपसे रफीक साहब, कि जैसे मिफ्ता इस्माइल का नाम लिया या पुलानी साहब ने, मिफ्ता इस्माइल, हफीज शेख या फिर शौकत अजीज? मुफ्ता इस्माइल सर द ओनली पर्सन, इसलिए कि अच्छा, ये आप दोनों को समझ आ रही है, समझ आ ये रही, किसको समझ नहीं आ रहा? इनको सियासत नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा। नहीं, इनको सियासत खेलनी होती है। आप देखो ना, गवर्नमेंट किसने बनाई, उनका ना फॉरेन मिनिस्टर उसको दे दिया, फाइनेंस मिनिस्टर उनका नहीं आया, इंटीरियर मिनिस्टर उनका नहीं आया। अब ये इतने इंटरफेरेंस होते हैं, खुदा का खौफ करो यार। जवाब तो अल्लाह को सबको देना है। आपके जिसके ओहदे हैं वो ओहदे भी टेम्परेरी होते हैं, ओहदे परमानेंट नहीं होते। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट को जो है ना वो बता दूं आपको। सेठ, आप तो माशाल्लाह से कुरान शरीफ गाड़ी में ही पढ़ते हैं और हर वक्त आप तिलावत करते हैं और तस्बीहात, अस्कार, अफ्कार आप करते हैं। ये बहरहाल इंसान को करना चाहिए, हर मुसलमान को करना चाहिए। ये कोई आपका वो नहीं है, ये हर एक अच्छी चीज़ है। शौक मेरे पे भी है, मुझे भी करना चाहिए, लेकिन आपको देख के बड़ा दिल खुश होता है। तो बजट के हवाले से एक आदमी ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने जो है ना कौम को मजहब की तरफ कर दिया। वो ये कहते हैं कि अगर सेहत आपके लिए ख़राब है और सेहत का बजट कम है तो आप अव्वल शाफी अल्लाह शाफी पे गुजारा करें, वजीफ़ा करें बैठ के। अच्छा, वो कहता है कि अगर तालीम के लिए बजट नहीं रखा गया और या बजट कम है तो फिर आप कहें रब्बे ज़िल में इल्मा, ठीक है, रब्बे ज़िल इल्मा, ठीक है ना। और अगर खुराक के लिए आपको कोई परेशानी है, रोज़गार नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, तो आप कहें वल्लाह खैरुल राज़िकीन। तो वही कह रहा है कि ये तीनों जो है आप वज़ाइफ पढ़ें तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। देखो, देखिए, अल्लाह के हवाले से, मजहब के हवाले से तो ये बहुत बड़े, इस पे भी आदमी का ईमान होना चाहिए। बहुत बड़े अगर ये अल्फाज है या कुरान में चीज आई है तो उसको मानना हम सबकी ड्यूटी है। मगर मेरे भाई, जो पहले हमेशा स्टार्ट होता है ऊपर से। देखो, नीचे वाला, ये सारे जुमले जो है ऊपर से आने चाहिए, नीचे हम लोगों तक ऊपर से आने चाहिए, वजीर आजम और सदर से। आप अभी देखो यार, मैं अभी ईरान का प्रेसिडेंट का, अल्लाह उसको गरीके रहमत करे, उसका घर
बिल्कुल। एक बेडरूम अच्छा, है, एक हाफ रूम है यार। इंटरनेशनल दुनिया ने देखा, पूरा इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया उसको। यार क्या दुनिया यार, क्या यार ये। देखो ये वन नेशन, अगर बांग्लादेश वन नेशन, अफगानिस्तान वन नेशन। सेठ, ये जो मैंने अभी ये कुरान की 3 छोटी सी दुआएं आपको बताई, तो कहने का मकसद था कि बजाय बजट पेश करने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना आते और तकरीर में सिर्फ यही चीज़ें कौम को बता देते और उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए इन्न लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है ना? अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा सेठ, एक सवाल मैं पहले करना चाह रहा था आपसे, जो रह गया मैं अब कर रहा हूँ क्लोजिंग पे आपकी, कि हमारा एक तो शो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, नाज़रीन आप लोगों का बहुत शुक्रिया है कि आप लोग इतना देखते हैं, इतनी सर इसको आपने जो है वो पसीराई दी है। मैं सेठ से सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि सेठ, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नोट की है जो मैंने नहीं की अभी तक? हमारे मुल्क में नवाज शरीफ कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम लेकर आए। हमारे मुल्क में डैम बनाने की एक मुहिम लेकर आए, चंदा 10-10 रुपए बच्चों ने दिए, अपने स्कूल की फीस नहीं खाई, क्यों अली साहब? और साबिक वो चीफ जाके जस्टिस दे साहब दिए ने बैंकों के, और बैंकों ने बगैर कोई रसीद के इसके लिए वो पैसे भी ले लिए। जी। अभी हाल ही में भी एक इसी तरह की मुहिम आई थी, ये आई थी, और फिर ऊपर से हम IMF से भी कर्जा लेते हैं। कभी आपने जिंदगी में आपके जहन में नाम आए जो अरबपति हैं, आसिफ अली जरदारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, इसहाक डार साहब, ठीक है ना, मियाँ मोहम्मद मुनीर साहब, और बड़े बड़े नाम हैं, जैसे हमारा AKD है, मंशा है, ठीक है ना, हमारा बेशुमार AKD लोग है, हैं। दिल खोल के पैसे डाल देते हैं उसमें, जो फंड आता है, जो भी हाँ। हुकूमत फंड रेजिंग करती है, सलाह मुतासरीन के लिए, डैम बनाने के लिए, मुल्क उतारो, मुल्क सवारो, कर्जा उतारने के लिए AKD साहब माशाल्लाह बहुत पैसे देते हैं, आरिफ हबीब साहब देते हैं, माशाल्लाह। और बहुत सारे लोग हैं हमारे जिनको हम सरदार नजर आते हैं, कह सरदार सकते हैं यासीन यासीन साहब। मलिक हैं? साहब हैं। सरदार यासीन मलिक। सरदार यासीन मलिक साहब देते बहुत हैं, बड़े, और बहुत आपने बड़े। भी दिए होंगे 1000, जो भी आपकी वो होगी गुंजाइश। मैंने, मुझे से आदमी ने भी 100-50 रुपए दिए हैं मुहिम में। कभी आपने इन बड़े लोगों का, जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की, IMF के और मुल्क के पैसे दौलत खाई है, इन्होंने भी कोई डोनेशन दिया है? कोई एक बंदे का नाम मुझे बता दें। इनको मरना नहीं है, ये समझते हैं कि हमारी मौत नहीं आएगी, कि यहाँ नहीं देंगे तो आगे जाके सब कुछ देना पड़ेगा। ये एक कुदरत का निजाम बस है। ये, इसको हम समझे कि आपने आज तक कोई नाम नहीं सुना कि किसी ने अपने अकाउंट से अरबों रुपए में से किसी ने 10 करोड़ 50 करोड़? ये मैंने एक टीवी प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में, नेशनल टीवी पे लाइव प्रोग्राम में ये बात कही थी जब सैलाब आया था। मैंने बोला कि जितने बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े आपके पॉलिटिशियन, उनमें से किसी ने एक पैसा दिया है आज तक? पहले उन्होंने मुझे मना किया था, आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलेंगे। मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं मुल्क के लिए बोल रहा हूँ। अपने मुल्क जो है वो है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं है तो हम नहीं है। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम अख्ताम पहुँचता है, लेकिन इस वक्त मेरे दोस्त अली साहब कह रहे थे कि इस मौजू पे आप इमोशनल हो रहे हैं। देखिए, ये हर इंसान का एक फितरी एक स्टाइल है, मुल्क से मोहब्बत करने वाले का, ज़मीन से मोहब्बत करने वाले का, अपने स्कूल से मोहब्बत करने वाले का, अपने अस्पताल से मोहब्बत करने वाले का, अपने इलाके की सड़कों से मोहब्बत करने वाले का, जब वो देखता है कि यार IMF से $1 अरब आ गया, AKD साहब ने, आरिफ हबीब ने भी चंदे दे दिए, हर फंड में चंदे दे दिए, लेकिन नज़र हमें कुछ नहीं आता। और अभी तक सिंध में जो सैलाब आया है उसके लिए अरबों रुपए लोगों ने चंदा दिया। और आप चले जाएं सिंध में, तो मैं पूरे मुल्क की बात नहीं करता, कराची में बैठा हूँ, सिंध मैंने पूरा देखा हुआ है सैलाब में, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फलाई तंजीमें हैं, JDC है, अल खिदमत है, आलमगीर ट्रस्ट है, और सैलानी है, ये बड़ी तंजीमों में इतना काम किया हुआ सैलाब का, जिसके सामने सिंध गवर्नमेंट ने 1 रुपए का काम नहीं किया। और वो अभी मैं एक ताज़ा इंटरव्यू देख रहा था, मियाँ शहबाज शरीफ से कोई इंटरनेशनल TV के पे इंटरव्यू हो रहा था, वो सिर्फ एक सवाल कर रही थी, और जो मैं आपको ही बताना चाह रहा हूँ, वो ये पूछ रही थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कि जो IMF आपको कर्जा देता है, जो वर्ल्ड बैंक आपको कर्जा देता है, और आपका जो इंटरनल रेवेन्यू खरबों रुपए, यानी 3000-4000 अरब रुपया जो जमा होता है, वो जाता कहाँ है? आप कैसे यूज करते हो? और जो आपने फैसिलिटीज बुनियादी देनी होती हैं, जिनके लिए कर्जा लेना होता है, वो तो नजर ही नहीं आ रही है। बहुत आराम से बोला उसने, मैंने पूरा शहर घूमा, मुझे नजर नहीं आ रही है।
सीवरेज के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो कर्जे हमें मिलते हैं। हमारे WC के लिए मिलते हैं, लेकिन किसी के घर में भी WC और सीवरेज और पानी और बिजली और गैस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए पुलानी लाउंज। पुलानी लाउंज में फिर मिलेंगे एक और अच्छी नशिस्त के साथ और एक अच्छे माहौल के साथ। आज तो थोड़ा सा जज्बाती से हो गए थे, उसकी वजह ये है कि बजट हम नहीं देना होता है। मैं पैसे मेरी तनख्वाह से कटते हैं, मेरे ऊपर जुल्म होता है, अली भाई पे जुल्म होता है, अभी जैसे बताया, और हर आदमी, एक भंगी भी, एक स्वीपर भी, सब भी माचिस पे भी टैक्स देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए।